बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुक्मरान जमात और उसके वज़रा पिछले 2-3 रोज़ से हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं और रोज़ाना वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज टेलीविज़न पर बैठ कर आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हुकूमत बड़ी कामयाब है। तजारती खसारा कम करने से लेकर अरबों रुपए की सरमायाकारी लाने के दावे किए जा रहे हैं। तो पता ये चला कि एक तवील मुद्दत के बाद पिछले महीने यानी जुलाई में तकरीबन 11 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई है। तकरीबन ये पाकिस्तानी रुपयों में 17 या 18 अरब रुपए बनते हैं। तो उस पर बैरूनी सरमायाकारी के यानी कामयाबी के डंके बजाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि डॉलर 123 से 168 पर कैसे पहुंचा, पेट्रोल 65 से 108 पर क्यों है, चीनी 50 या 55 रुपये फी किलो से 100 और 105 रुपये फी किलो क्यों बिक रही है, घी 135 रुपये से 240 पर कैसे चला गया और 30 रुपये किलो बिकने वाला आटा 70 रुपये पर क्यों बिक रहा है, जीडीपी मनफी क्यों चली गई है, नेगेटिव क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग और पैदावार के इंडिकेटर नेगेटिव क्यों है, इस सब का जिम्मेदार कौन है, बिजली 8 रुपये यूनिट से बढ़कर 20 से 25 रुपये फी यूनिट क्यों है। तो कौम को 2 साल बाद फिर यही बताया जा रहा है कि पिछली हुकूमतें लूट कर खा गई, चोरी करके ले गई, करप्ट लोग थे, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि सिर्फ 2 सालों में 11,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया है और इस साल के आखिर में उस कर्जे का सूद भी देना है। तो सूद की अदायगी कैसे होगी इन हालात में जब उधार देने वाले उधार वापस ले चुके हैं और बाकी के उधार वापस मांग रहे हैं। सूद पर रकम देने वाले 2-3 माह बाद सूद वापस मांगेंगे। कोरोना की वजह से कर्जे रीशेड्यूल हो गए थे, बजट से पहले ही कर्जे रीशेड्यूल हो गए, अब उनकी अदायगी साल के आखिर में होनी है, तो अदायगी कैसे होगी। तो कहने वाले तो कहते हैं तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये सब क्यों हुआ, तुझे लाने वालों से गिला नहीं, तेरी हुकूमत है तो जवाब दे। तो कामयाबियां तो सबको नजर आ रही हैं, लेकिन जो बाकी के इफेक्ट्स है, बाकी के जो डार्क एरियाज हैं, उनकी बात कौन करेगा। 2 साल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कल ही एशियन तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आई है जो ये कहती कि अगले 6 माह में मजीद 22 लाख लोग बेरोजगार होंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ नेगेटिव जाएगी। तो हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए था। कौम को ये बताया जाता, ये तसल्ली दी जाती कि बेरोजगारी को रोक दिया जाएगा और बेरोजगारी रोकने के मंसूबों पर को बताया जाता कि ये मंसूबे जिनसे बेरोजगारी रोकी जाएगी। लेकिन कामयाबियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं, तो जरूर बजाए। बेशक जितनी कामयाबी हुकूमत गिनवा रही है हम उन पर ईमान लाते हैं कि सब कामयाबियां हैं, शादियाने बजाए, ईमानदारी के डंके बजाएं, लेकिन हकायक का भी सामना करें। और हकायक ये है, हकीकत ये है कि आम आदमी बहुत परेशान है। उसको या तो मजदूरी मिलती नहीं और मिलती है तो मुआवजा नहीं मिलता, नौकरी मिलती नहीं, मिलती है तो वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, रोजगार है नहीं, और दूसरी तरफ महंगाई का ना रुकने वाला तूफान है जिसके बायस हर शख्स परेशान है। और हमें यह बताया जाता है कि नीयत ठीक है। कल अपोजिशन ने भी ये बताया कि नीयत ठीक हो तो क्या होता है। शायद अब्बासी साहब एक टीवी के प्रोग्राम पे गए थे, उन्होंने एक जो मेज़बान थी उनसे एक सवाल पूछा कि मुझे एक चीज़ बता दें जो पीटीआई ने करी है पिछले 2 सालों में जो आप समझते हैं मुस्बत है। खातून ने फरमाया कि उनकी नीयत साफ है। तो मैं नीयत लेकर राशन की दुकान पर नहीं जा सकता हूँ कि भाई मुझे चीनी सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है, भाई मुझे दालें सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है, मुझे नौकरी दे दो, खान साहब की नीयत साफ है, मेरी बिजली को गलोट शेड ना करो, खान साहब की नीयत साफ है, मेरे मुल्क में इससे इतना फिस्कल खसारा ना करो, खान साहब की नीयत साफ है, इस मुल्क को इतना ज़्यादा मकरूज ना करो, खान साहब की नीयत साफ है, हमको जो है वो गोश्त सस्ता दे दो, खान साहब की नीयत साफ है, मुझे अद्वियात सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ इस कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो ये आप कहें कि खान साहब की नीयत साफ है तो आपको दालें सस्ती दे। तो हुकूमत भी गिले शिकवे कर रही है और अपोजिशन भी गिले शिकवे कर रही है, तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं एक हाईलाइट। लेकिन सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर इस डील की हिमायत नहीं की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सऊदी अरब इसराइल से ऐसा ताल्लुक इस शर्त पर कायम करने को तैयार है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुआहिदा होगा, और एक बार ये हो गया तो सब कुछ मुमकिन है। यानी सऊदी अरब ने इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम रखने के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान वो अपनी जगह पे है
देखें, जहांगीर तरीन का मामला इसलिए बहुत मुख्तलिफ है कि वो जैसे कहते हैं ना, हर इनकलाबी एक फाइटर होता है, लेकिन हर फाइटर इनकलाबी नहीं होता। वो बहुत ऑनरेबल आदमी है, लेकिन अगर उसने रहना है और जिंदा रहना है, मैं जाती तौर पे जानता हूं, यार खुदा के लिए अकल से कुछ काम ले लें। जिस आदमी की 2/3 मेजॉरिटी थी इस पार्लियामान में, जिसने एक आर्मी चीफ को घर भेज दिया, एक नेवल चीफ को वक्त से पहले घर भेज दिया, फिर 4 को छोड़ के 5वां अपनी मर्जी से बना लिया। वो केस तो कोई है ही नहीं ना। असल में जो प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद खुद उनको भी सोचना चाहिए कि ये नैब के कवायद व ज़वाबित बनाना किस कदर ज़रूरी हो गया है। यानी आप किस दर्जे पर, किस मरहले पर किसको बुला सकते हैं। मियां साहब की ये जो तस्वीर जारी जिसने भी की है, अगर तो नून लीग ने खुद की है तो उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चिढ़ाया है, छेड़ा है, हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे निज़ाम अदल को। क्योंकि आम आदमी तो जो ज़मानत पे जाए, इलाज के लिए जाए, वो अपने मुल्क में भी पैरोल पे भी जाए, तो इस तरह आम आदमी और पास आदमी। और मरवा दिया मरियम ने शहबाज को भी। कोई थोड़ी बहुत सैलो आए चल रही थी, कोई तावीज़ दारू, कोई 1.25 लाख दम दरूद, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज़, उस सब पे पानी फेर दिया उसने कहा कि ना मैं खेलूंगी ना खेलने दूंगी, अगर मैं नहीं हूँ मैं। और हो सकता है इलेक्शन तक कई लोग नाअहल हो जाए और भी। आगे बढ़ते हैं और शेर रशीद का एक खूसी इंटरव्यू जो उन्होंने नदीम मलिक को दिया, उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की। शेर रशीद जब भी बात करते हैं तो जाहिर है छप्पर फाड़ते ज़रूर हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं शेख रशीद। और मरवा दिया मरियम ने शहबाज को भी। कोई थोड़ी बहुत सैलो आए चल रही थी, कोई तावीज़ दारू, कोई 1.25 लाख दम दरूद, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज़, उस सब पे पानी फेर दिया उसने कहा कि ना मैं खेलूंगी ना खेलने दूंगी, अगर मैं नहीं हूँ मैं। और हो सकता है इलेक्शन तक कई लोग नाअहल हो जाए और भी। लेकिन शेख साहब, ये जो तावीज़ शहबाज शरीफ पीते रहे घोल घोल के पानी में, ये जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम जहाज़ में बैठ के आए थे, उस दिन से उन्होंने वो तावीज़ पीने शुरू किए थे। फिर दमचम भी बड़े करवाए उन्होंने, असर नहीं हुआ उन चीज़ों का। अब वो नहीं हो सका ना, क्योंकि मरियम ने कोई रोल प्ले नहीं करने दिया। जब मरियम अंदर थी चुप थी, नवाज मरियम अंदर भी थी तो चुप नहीं थी, मरियम अंदर भी थी तो राब्ते में थी। मरियम, नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ ने फैसला किया था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का नाअहल होने के, एंड ही नोस दैट। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मेरे साथ सूबे में हमजा चाहिए मुझे। यहाँ पे आके ख़ानदान की बात जो है वो बिगड़ गई। शायद आपको याद हो कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ घर के अंदर भी काबिल कबूल नहीं था, ये आपको पता है, तकसीम थी इसी। मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ के बगैर भी उनका गुजारा नहीं है। नहीं, ये तो क्योंकि सारी पंजाब की पॉलिटिक्स का कंट्रोल उनके कंट्रोल। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मरवा दिया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फंसा दिया, नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म करा दी और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज नाहिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है और मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तो कभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देख नहीं सकते, और कभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुके थे। तो गुजारिश ये है कि कोई और भी ऑप्शन हो तो उसे इस्तेमाल कर लें, कोई और भी बात करनी हो तो कर लें, क्योंकि ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं, ना ख्वाबों की कोई हद होती है ना ख्वाहिशों की कोई हद होती है, दोनों पे कोई पाबंदी नहीं है। अब जो ये चाहते हैं कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्जा यार फिरे, तो शेर रशीद की गुफ्तगू से तो यही लगता है कि अगले इलेक्शन में दोनों तरफ से खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, खुद ही उम्मीदवार होंगे, खुद ही मद्दे मुकाबिल होंगे, खुद ही प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे होंगे और खुद ही अपोजिशन की कुर्सी पर विराजमान होंगे, यानी अपोजिशन लीडर होंगे। तो गुजारिश ये है कि किसने किसको मरवाया इसका फैसला तो वक्त करेगा, हम किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि क्या मरियम नवाज ने नैब को खत लिखा था कि मुझे बुलाओ, मैं हंगामा करूंगी और शहबाज शरीफ का पत्ता काट दूंगी? तो कहते हैं कि बंदा कोई अकल न हाथ मारे। दूसरों के बारे में ये दावे कि वो बूढ़े हो गए हैं, आखिरी ओवर खेल रहे हैं, आखिरी इलेक्शन था, तो खुद को भी कभी बगैर खिजाब के शीशे के सामने खड़ा करके देखे कि अपना मुस्तकबिल क्या है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करें मेजर रिटायर्ड जनरल एजाज ऐवान हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से। देखते हैं कि जनरल साहब का क्या टेक है। वॉच यार खुदा के लिए अकल से कुछ काम ले लें। जिस आदमी की 2/3 मेजॉरिटी थी इस पार्लियामान में, जिसने एक आर्मी चीफ को घर भेज दिया, एक नेवल चीफ को वक्त से पहले घर भेज दिया, फिर 4 को छोड़ के 5वां अपनी मर्जी से बना लिया, फिर फौज को महकमा नहर काम नहीं करता था तो फौज को नहर की सफाई पे लगा दिया, रेलवे की रिकवरीज नहीं होती थी, वापडा की रिकवरीज नहीं थी तो चोरियां पकड़ने के लिए और वापडा की रिकवरी के लिए फौज को भेज दिया, रेलवे चलाने के लिए आर्मी को बुला के भेज दिया, सेंसस के लिए फौज को बुला लिया, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए फौज को बुला दिया। अगर ये सारे काम करने वाला वजीर आजम जो फौज को उन कामों पे लगा रहा था जो फौज का बुनियादी काम नहीं होता, उनके अपने महकमे मौजूद हैं, वो वजीर आजम कमजोर, उसकी 2/3 मेजॉरिटी होके वो वजीर आजम कमजोर और दो वजीर आजम मुश्किल से। यही तो कमाल है। सुन लो जी सर सर मेरी अर्थ तो सुन ले, आपसे बात कर रहा हूं। कमाल है तो फिर उसको दाद तो दो ना सर। कमाल है तो उसको दाद तो दो। 2/3 होने के ना होने के बावजूद वो सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर, या मजबूती का पैरामीटर कुछ और है पाकिस्तान में। अब आप फरमाइए। तो फिर दाद तो दो ना उसको, फिर उसको दाद तो दो जी। ठीक है, दाद दे जी, उसको दाद तो दो कि मजबूत आदमी है यार। फिर मेजॉरिटी के साथ भी वो हुकूमत कर रहा है और डंडे से कर रहा है और मजबूत होके। देखिए, कोई भी सिविल हुकूमत डंडे के जोर पे कभी नहीं चलती। डंडे के जोर पर चलने वाली हुकूमतों में डंडा किसका होता है ये सबको मालूम है। तो अगर खास साहब इस बात की दाद लेना चाहते हैं कि वो अक्सरियत ना होने और कमज़ोर इत्तेहादियों के बावजूद हुकूमत कर रहे हैं, अपोजिशन को दीवार से लगा चुके हैं, तो बेशक उनको दाद देना चाहिए, बल्कि दोनों हाथों से देर तक तालियां बजानी चाहिए। एक ऐसी जमात जिसके पास अक्सरियत नहीं, 2/3 मेच्योरिटी नहीं, खुद उनको हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं, ना वज़रा की टीम अच्छी है, ना बाकमाल लोग हैं, ना लाजवाब सर्विस है, इसके बावजूद हुकूमत में है, तो बेशक इस बात पर इन्हें नोबल इनाम दे दें। लेकिन इसका आवाम को क्या फ़ायदा, इसका मुल्क को क्या फ़ायदा कि इतनी ताकत होने के बावजूद कारकर्दगी का आलम यह है कि बहुत से संजीदा लोग इसे तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत करार दे रहे हैं। अगर तो खान साहब इतने कमज़ोर होने के बावजूद हुकूमत में हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है। तो असल में दाद तो उन लोगों को देना बनती है जिनका डंडा है, तो जिसको दाद लेना है वो ज़रूर दाद ले, लेकिन खुदा के लिए ये बता दे कि इस दाद के बदले अवाम को मिलेगा क्या? क्या चीनी सस्ती मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, या कम से कम ये बता दे कि कौम को झूठे वादों और लारों लपों से निजात मिल जाएगी। और जब से मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करने वाला खलीजी मुल्क बना है, उस वक़्त से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब अगला मुल्क कौन सा होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा। खलीजी ममालिक में ओमान और बहरीन के बारे में ये वाज़ेह हो चुका है कि वो यहूदियों के गोद में बैठने वाले हैं। ये सारे वो ममालिक हैं जो सऊदी अरब ब्लॉक का हिस्सा समझे जाते हैं। बज़ाहिर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर चुका है, और कल ही बर्लिन में सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल उल जबीर ने यह ऐलान किया कि वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए इमारात की पैरवी नहीं करेंगे। 1948 से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाली यहूदी रियासत को तस्लीम करके मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बज़ाहिर न सिर्फ मजबूत कर लिया है, बल्कि बादशाहत को कायम रखने के लिए रियाया की जासूसी करने वाली टेक्नोलॉजी से भी इस्तिफादा हासिल किया है। इमारात के शहरियों की जासूसी की जा रही है कि कहीं उनमें यहूदी रियासत को तस्लीम किए जाने के खिलाफ कोई रद्द अमल तो नहीं पाया जाता। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए बज़ाहिर एक बड़ा फैसला किया है, और सऊदी अरब जिसने इसराइल के साथ कई अहम मंसूबे शुरू कर रखे हैं, जिसमें एक न्यूम प्रोजेक्ट है। ये 500 अरब डॉलर मालियत का एक बड़ा मंसूबा है जो सऊदी अरब की डूबती मईशत को न सिर्फ सहारा देगा, बल्कि सऊदी अरब का तेल के ज़खायर की पर इन्हिसार भी कम कर देगा। यानी अरब का अब तक जो मईशत है सऊदी अरब की,
वो तेल की मौशत पे खड़ी है, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट के बाद तमाम बंदरगाहों को लिंक करने के बाद अरब ममालिक दुनिया के साथ तजारत भी कर सकेंगे। ये मनसूबा सऊदी खलीज अलकायद के साथ जुड़ा है, जो शुमाल की जानब इसराइल की सरहदी इलाके पोर्ट इलाट से मुल्हक है, जबकि जनूब में मिस्र की बंदरगाह है, मशरक में स्विस बंदरगाह है और शुमाल जनूब में उर्दन की सरहद है। ये मनसूबा सऊदी अरब और इसराइल के साथ एक तवील खुफिया मुज़ाकरात के बाद शुरू हो चुका है। शाह अब्दुल्ला के दौर से यह मनसूबा शुरू हुआ था और 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी कंपनियां और इसराइल मिलकर इस मनसूबे पर काम कर रहे हैं। इसराइल ने इस मनसूबे में तकरीबन 230 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना है या कर चुका है। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए इसराइल साइबर सिक्योरिटी फर्म की खदमात भी हासिल करने का ऐलान किया गया था, यानी सऊदी अरब ने एक इसराइली साइबर सिक्योरिटी फर्म की खदमात भी इस मनसूबे के लिए और सऊदी अरब के जो शहरियों की निगरानी के लिए एक ऐलान किया था कि उस फर्म की खदमात हासिल करेंगे जो जूश फर्म है। बाद रद्दमल की वजह से इसको तर्क कर दिया गया। ये मनसूबा जो है, इस मनसूबे के तहत सऊदी अरब और मिस्र को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों ममालिक को जोड़ने वाला ये पुल इसराइल के एक सहरा नेगेव से होकर गुजरता है। इसराइल और अमारात इस मनसूबे में शुरू दिन से शामिल हैं और प्रोजेक्ट का एक और मकसद जो है वो मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के अंदर जो इक़्तिदार की लड़ाई है उसकी सपोर्ट करना है। यानी इस वक्त मोहम्मद बिन सुलेमान जो MBS कहलाते हैं वो खासी मुश्किल में है। बार बार सऊदी अरब के अंदर से शाही खानदान के अंदर से बगावत होती है, तो उन्हें हर वक्त बगावत का खदशा लाहक है। बाद बगावतें वो रफा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खदशा मौजूद है कि किसी वक्त भी MBS के खिलाफ कोई बड़ी बगावत भी हो सकती है और सऊदी अरब जो है वो किसी और ताकत के हाथ में जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मदद से तमाम बंदरगाहों को मिला दिया गया है, तजारती रास्ते भी खुल जाएंगे और नागहानी सूरत हाल में मिस्र की अफवाज और दीगर मुल्कों से फौजी मदद भी हासिल की जा सकेगी। तो ये बड़ा ही एक वसी पैमाने पर किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। तो इसराइल के साथ अरब वाले के बढ़ते हुए तल्लुकात के पीछे जो असल मामला है वो बादशाह के निज़ाम को बरकरार रखने की शदीद ख्वाहिश है, जिसमें इसराइल और अमरीका हेल्पफुल यानी मददगार साबित हो सकते हैं। और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ की कल एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसके बाद हंगामा है बरपा। रदीम अफ्जल चन्ना ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तस्वीर पर हुकूमत का क्या रद्द अमल है, वॉच दिस। तहरीक इंसाफ, ट्विटर, आपके वजीर, आपके सारे और ये ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, वापस क्यों नहीं आते? देखिए जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मुझे उनकी बात पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मियाँ साहब की ये जो तस्वीर जारी जिसने भी की है, अगर तो नून लीग ने खुद की है तो उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चिढ़ाया है, छेड़ा है, हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे निज़ाम अदल को। क्योंकि आम आदमी तो जो ज़मानत पे जाए, इलाज के लिए जाए, वो अपने मुल्क में भी पैरोल पे भी जाए, तो इस तरह आम आदमी और खास आदमी, फिर ये जो एक तबकाती फ़र्क है उस पर तो ये स्टैंप लग गई, ये तस्वीर जो होती है इस तरह की। और हमारे दो निज़ाम हैं, फिर एक निज़ाम तो नहीं है। तो ये तस्वीर आपको लगता है ये दो निज़ाम है? मुझे दो निज़ाम है। ये कौन से दो निज़ाम है? अमीरों के लिए या ताकतवरों के लिए? या दोनों के लिए? ताकतवरों के लिए। तो अमीरों के लिए भी ना? नहीं, अमीर और ताकतवर में भी थोड़ा सा फ़र्क हो। कई लोग होते हैं जिनका जो इतने ताकतवर नहीं होते, दौलत शायद उनके पास होती होगी, लेकिन कई लोग होते हैं जो ताकतवर, जिसके पास दौलत होती है चांद साहब वो ताकतवर नहीं। देवी वैसे बिजनेसमैन भी होते हैं जिनका सियासत या नौकरियों से कोई तल्लक नहीं होता, वो सरमायादार होता है। सरमायादार का जात पात मजहब तो एक ही होता है। अदालती निज़ाम पर आपका ख्याल है कि उनका मजाक मैं हमारे निज़ाम अदल को ये उंगल देने वाली बात। जिनका नवाज शरीफ की तस्वीर देखकर ये हाल है, अगर नवाज शरीफ खुद वापस आ गए तो क्या हाल होगा, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। वैसे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हफ्ते 10 दिन बाद एक तस्वीर ज़रूर जारी कर देना चाहिए, ताकि मुश्तरी होशियार रहे और हुकूमत को ये याद रहे कि अगर इंसाफ और अदल का निज़ाम दोहरा तो उसे ठीक करना हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। ये निज़ाम नरेंद्र मोदी ने आकर ठीक नहीं करना, या डोनाल्ड ट्रंप ने किसी इलेक्शन कैंपेन में यह वादा नहीं किया था कि अगर वो जीत गए तो पाकिस्तान में दोहरे म्यार पर मबनी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। ये काम तो हुकूमत का है। तो चंद साहब की खिदमत में बस यही अर्ज़ है
कि निज़ाम अदल को प्रोवोक करने का जो भी पंजाबी में उन्होंने तर्जमा या मुहावरा उंगल के साथ किया है वो गैर पार्लिमानी है। नेशनल मीडिया पर बैठकर ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करने से पता चलता है कि ज़ुबान के हवाले से तरबियत की खासी किल्लत या कमी है। यानी मुख्तारिया बढ़ जानी दिया और हुकूमत 10 दिन ही पई के बाद ये तवक्को थी कि वो ज़ुबान के मामले में मुख्तात रवैया इख्तियार करेंगे। पार्लियामेंटेरियन है और एक तवील तजर्बा रखते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि वो इसे इंजॉय कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ की तस्वीर देखकर निज़ाम अदल की दुहाई देने की बजाय हुक्मरान जमात उन रिफॉर्म्स पर तवज्जो क्यों नहीं देती जो रिफॉर्म्स करने का वादा किया गया था, ताकि दोहरे निज़ाम की दुहाइयाँ न देते फिरें। लेकिन जब चोर और चौकीदार मिले हों तो फिर इसी तरह की ड्रामेबाजी होती है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब की कुछ और बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं फार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं और जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ अहम बातें की जा रही हैं। जहांगीर तरीन का नाम चीनी स्कैंडल में आया था, लेकिन हसन निसार उस पर अपनी एक राय रखते हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं तजिया निगार हसन निसार साहब। वो अपनी जगह पे है। देखें, जहांगीर तरीन का मामला इसलिए बहुत मुख्तलिफ है कि जैसे कहते हैं ना, हर इनकलाबी एक फाइटर होता है, लेकिन हर फाइटर इनकलाबी नहीं होता। वो बहुत ऑनरेबल आदमी है, लेकिन अगर उसने रहना है, अब जिंदा रहना है, मैं जाती तौर पे जानता हूं लाहौर और इसके मदाफात में सिर्फ एक ग्रुप था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, जो कस्टम्स को, वो वहां की टर्म है स्पीड मनी। क्या होती है स्पीड मनी? किसी का कंटेनर भी रुक जाए ना, आपका 10, 20, 50, 100 करोड़ का, डिपेंड करता है उसमें सामान कैसा है, वो 4 दिन रुक जाए ना, चीखें निकल जाएंगी आपकी, हिसाब बराबर हो जाएगा सारा। सो मुंह उठा के, बगैर किसी एक्सपोजर के, बगैर किसी पर्सनल तजर्बे के, ये देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं रिश्वत देने गया, एक सिंधी था रमजान शेख, IPB 80s की अगेन बात, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा यार मुझे थप्पड़ी ना मार दे। तो मेरे स्टाफ के लोग कहते कि सर वो तय हुआ था, मैंने कहा यार पता नहीं, मैं नहीं कर सका। और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो को कारोबारी दुनिया में कहते थे इन्वेस्टमेंट प्रिवेंटिव ब्यूरो। एम ही बूथे उठा के बात करना, ना पता, ना सर का, ना पैर का, ना कोई जाती तजर्बा। करके दिखाया मुझे कारोबार दयानतदारी से इस मुल्क में। ये ड्रग इंस्पेक्टर, ये फूड इंस्पेक्टर, ये फलाने, ये सेनेट, ये क्या करते हैं? ये कौन है? इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? 3 बीवियां इनकी, मैं सड़ा बैठा हूं। हाँ, सब ईमानदार है और जहांगीर तरीन इज्जतदार है, और इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्वत देता है, चीनी ब्लैक में बेचता है, और जब किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आ जाए तो इलाज के बहाने उसे मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। यानी अपनी हुकूमत होते हुए भी चोरी इतनी बड़ी है, चीनी चोरी, कि छुपाई नहीं छुप रही, तो फिर भाग जाना ही बेहतर था। और ये बात जब हुकूमत के मुखालिफिन के हवाले से कही जाए कि वो हिसाब देने की बजाय बाहर भाग जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अमीरों के लिए अलग कानून क्यों है, गरीबों के लिए अलग कानून क्यों है। और यानी इस मामले में सूरत हाल यही है कि मेरा कुत्ता कुत्ता है और आपका कुत्ता टॉमी। तो जहांगीर तरीन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, तो उनकी मजबूरियाँ गिनवाई जा रही हैं। यानी जो बिजनेस करता है उसे रिश्वत देना पड़ती है, और फिर रिश्वत देने के लिए वो करप्शन करता है। ये मजबूरी तो है ना, करप्शन नहीं करेगा तो रिश्वत कैसे देगा? लेकिन अगर कोई और ये काम करे तो वो चोर है, वो डाकू है, वो माफिया भी है। तो यह अजीबोगरीब लॉजिक है। एक चोर को बेगुनाह साबित करने के लिए जो लॉजिक दी जा रही है, वो किसी ईमानदार को चोर करार देते वक्त तब्दील कर दी जाती है। यानी जब हुक्मरानों पर चोरी का इल्ज़ाम लगे तो सारी अवाम करप्ट निकल आती है, पूरे माशरे पर चोर और करप्ट होने के इल्ज़ाम लग जाते हैं, और यानी जेड़ा पन्नो लाल है। तो यही कहा जा सकता है कि सुभान तेरी कुदरत।
और आगे बढ़ते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने सऊदी अरब और इसराइल के हवाले से एक तज़किया दिया। देखते हैं कि उनका एनालिसिस क्या है, इमारात और फिर पाकिस्तान का इसके स्टैंस क्या है। देखते हैं शाहज़ेब खानज़ादा। लेकिन सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर इस डील की हिमायत नहीं की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सऊदी अरब इसराइल से ऐसा ताल्लुक इस शर्त पर कायम करने को तैयार है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुआहिदा होगा, और एक बार ये हो गया तो सब कुछ मुमकिन है। यानी सऊदी अरब ने इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम रखने के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे की शर्त रख दी है। तो क्या ये शर्त आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी या मामला मजीद पेचीदा होता जाएगा? क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहिदे की मजम्मत की थी। दूसरी तरफ गजा में कशीदगी है, मुसलसल 8वां दिन है। इसराइली फोर्सेस गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और इसराइल ने गजा में जंग की धमकी भी दी है। इसलिए सऊदी अरब का बयान अहम है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक एक वाज़े पोजीशन ली है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारा इसराइल के मुताल्लिक मौक़िफ़ 1948 में कायदे आज़म ने वाज़े कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीन को उसका हक़ नहीं मिलता, उनकी आबादकारी के मसाइल हल नहीं किए जाते। अगर हम फ़लस्तीन के मसले को तस्लीम नहीं करते तो हमें कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हटना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता और फ़लस्तीनियों को तनहा छोड़ना मेरे लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के इस बयान को आलमी मीडिया में कवरेज मिली। फ़लस्तीन के सफारतखाने ने भी इस बयान का खैर मकदम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसराइल से मुताल्लिक दीगर मुस्लिम ममालिक क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इम्कान है कि बहुत जल्द व्हाइट हाउस में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली हुकाम के दरमियान। देखिए, सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पहले इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए थे। जंगी तावन, टेक्नोलॉजी समेत कई मामलात में सऊदी अरब और इसराइल में तावन जारी है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो जहाँ तक इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, तो लगता यूँ कि इस मामले में यूएई को आगे कर दिया गया है, कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात जब इसराइल को तस्लीम कर ले तो मुस्लिम ममालिक का जो रिएक्शन आना है वो आ जाए। तो मुस्लिम ममालिक की अगर सऊदी अरब ये काम कर लेता तो सऊदी अरब पे जो रिएक्शन आता वो बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता था। मुस्लिम ममालिक की, मुस्लिम ब्लॉक की सरबराही खतरे में पड़ सकती थी। तो लगता यूँ कि इसराइल को तस्लीम करने वाले मामले को अरब ममालिक गो स्लो के तहत लेके चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इसराइल को मुस्लिम ममालिक में स्पेस मिल रही है। अब बर्लिन में मौजूद सऊदी वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने कहा कि अभी हम सऊदी अरब को, यानी अभी हम इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है, अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का बाइकाट नहीं करता तो इसका मतलब नीम रजामंदी समझा जा सकता है कि इसराइल को तस्लीम करने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान ने भी ये कहा जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जो मजम्मत करना है या मुत्तहिदा अरब अमारात का बाइकाट करना है उस पर कोई बात नहीं की। तो अल्लाह करे मेरा ये गुमान गलत हो कि इसराइल के मामले पर किसी भी वक्त सऊदी अरब का मौक़िफ़ बदल सकता है और यूएई वाला मामला अगर डाइजेस्ट हो गया, यानी यूएई का अरब मालिक ने बाइकाट, दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड ने बाइकाट ना किया, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना आया, बात आई गई हो गई, तो फिर बाकी भी इस लूप में आ जाएंगे। लेकिन चूँकि बगैर किसी सबूत के किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। अब हमारी हुकूमत ने, खान साहब ने इस मामले पर जिस मौक़िफ़ का ऐलान किया है वो काबिल तहसीन है, लेकिन कहीं कहीं डर भी लगता है। जो कौम यू टर्नों की डसी हो उसे तो सच से भी डर लगेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।